ओके जी। तो पहले इसका डाउट देख लेते हैं ना। जिनके इसमें जो भी डाउट हो चैट में लिखो तो देखते हैं। क्या है जी आपके 27 से सर? तो ये कह रहा है x1 x2 x3 x4 बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल थीटा 1 सिग्मा स्क्वायर y1 y2 y3 y4 रैंडम सैंपल है इससे। और सपोज दैट थीटा 1 इज थीटा 2 अगेंस्ट दिस। सो सपोज दैट फाइव रिजेक्ट एच नॉट। तो हमें तो गिवन है रिजेक्शन रीजन। इसको इधर बुला सकते हो चाहो तो माइनस में, या है ना, कैसे भी कर सकते हो मान लो। तो कहाँ दिक्कत, ट्राई किए हो इसको, कहाँ दिक्कत आ रही है इसमें? सिंपल। किसका डाउट है बताओ, क्या डाउट है इसमें? ट्राई किए हो क्या ऐसे बस देख के डाउट हो गया है? पावर का फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो। दिक्कत क्या, कई बार बच्चा क्वेश्चन देखता है और ऐसे ही छोड़ देते हैं। हाँ जी सपना गुप्ता। सर ये दो रैंडम वेरिएबल पर बेस्ड था तो मुझे लगा शायद। तो ट्रस्ट शुरू ट्राई नहीं किए? अरे भाई फॉर्मूला तो लगाओ, एग्जाम में भी तो ऐसे ही होगा। जब भी कोई नया क्वेश्चन मिलता है कम से कम कोशिश तो करो कि पूछा क्या है, पावर, तो पावर का फॉर्मूला लगाओ। अब मान लो एग्जाम में भी ऐसे कोई नया क्वेश्चन आ जाएगा तो छोड़ दोगे? अरे भाई ट्राई करके तो देखो, गलत होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। बिना ट्राई किए अरे तुमने टू डिसाइड कर सैंपल लिया। जेट टेस्ट से होगा। हम्म। टू सैंपल जेट टेस्ट जो है। नहीं नहीं, उसकी जो कोई ज़रूरत नहीं है 2 सैंपल 4 सैंपल की भाई। सिंपल हमें पता है कि हमें दे रखा है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, हम पावर निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालना नहीं आता है। मतलब सिंपल पावर निकालना है ना। सिंपल पावर में क्या है, क्या होता है पावर का फॉर्मूला? रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू। हमें क्या, उससे क्या मतलब, हमें देखना पावर कैसे निकलेगा, पावर का फॉर्मूला लगाएंगे, जो होगा वो करेंगे। अब इसमें क्या है, इसको मैं एक साथ कर लेता हूँ। तो एक साथ अगर कर लेंगे तो ये समेसन एक्स आई माइनस समेसन वाई आई मोर देन जीरो। जब ट्राई किए ही नहीं तो डाउट कैसे हो गया? अब क्या होता है, गिवन एच वन इज ट्रू। एच वन में क्या है, थीटा वन इज मोर देन थीटा टू। लेकिन तुम्हें वो लेना ही नहीं, यहाँ गिवन है कि पावर तब निकालना है जब थीटा वन की ये वैल्यू है, थीटा टू की वैल्यू है सिग्मा स्क्वायर। तो हमें ये गिवन है, एट लिखा है ना। तो थीटा वन मोर देन थीटा टू है, लेकिन क्या है ऐसा, तो बता दिया है कि थीटा वन 1 + √2 है और थीटा वन 2 1 है। तो यहाँ थीटा वन मोर देन थीटा टू है। तो हमें जो कंडीशन दिया है वो इस कंडीशन पे पावर निकालना है, इस कंडीशन पे। रट्टा नहीं मारना, जो भी प्रोसीजर है वो लगाने हैं। तो 1 + √2, थीटा टू को 1 रखना है और सिग्मा स्क्वायर को 4 रखना है। अब ये प्रोबेबिलिटी निकालना नहीं आता फिर तो दिक्कत है। अब मान ये नॉर्मल सैंपल था, तो अगर बोला जाए कि हमें नॉर्मल को स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाना है, तो नॉर्मल से स्टैंडर्ड नॉर्मल कैसे बनाते हैं? इसका मीन निकालेंगे, इसको घटा देंगे, इसका वेरिएंस निकाल के उसके रूट के डिवाइड कर देंगे। तो अगर ये पूछा जाए यहाँ से व्हाट इज़ द मीन ऑफ
हमें ज़रूरत है एक्सपेक्टेशन ऑफ समेसन एक्स आई माइनस समेसन वाई आई, आई फ्रॉम 1 to 4, ये निकालो कितना आएगा। उसको एक साथ समेसन भी ले सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम आई है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स आई माइनस वाई आई ऐसे भी कर, इसको कंबाइन भी कर सकते हैं, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, दैट इज सिंगल समेसन एक्स आई माइनस वाई आई, आई फ्रॉम 1 4 इज मोर देन 0। तो यहाँ भी ऐसा कर सकते हैं। निकालो इसका मीन वेरिएंस, निकाल के बताओ कि क्या होगा। ये कंडीशन गिवन है, इसको यूज करना है। ये निकालो क्या है और वेरिएंस निकालो क्या है। बताओ पहले ये मीन वेरिएंस बताओ, फिर आगे सॉल्व करेंगे। सर इसका मीन 4 ब्रैकेट में थीटा 1 माइनस थीटा 2 और वेरिएंस 4 सिग्मा स्क्वायर। देखो थीटा 1 थीटा 2 सिग्मा स्क्वायर सब दिया हुआ है, यूज करो गिवन में जो लिखा है पावर के फॉर्मूले में। सर 4√2 आया है मीन और वेरिएंस 16 है। तो ये आ गया 4√2 और समेसन बाहर आ जाएगा, इसका वेरिएंस निकाल लो, ये दोनों इंडिपेंडेंट सैंपल होंगे है ना। तो इसका वेरिएंस निकालो, दिस वेरिएंस प्लस दिस वेरिएंस, तो सिग्मा वर्ग स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर 2 सिग्मा स्क्वायर, तो 2 इंटू 4 इंटू सिग्मा स्क्वायर। सर 32 आएगा। 32 आएगा। 2 सिग्मा स्क्वायर है ना, 2 सिग्मा स्क्वायर इंटू 4 मतलब 8 सिग्मा स्क्वायर, तो 8 8 जा कितना होगा, चेक करो। एक्स आई माइनस वाई आई का वेरिएंस कितना होगा, सिग्मा स्क्वायर प्लस, 2 सिग्मा स्क्वायर होगा। हाँ जी 2 सिग्मा स्क्वायर है, और उसको 4 बार ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8 सिग्मा स्क्वायर, और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो 32 हो जाएगा। 8 इंटू 4, अच्छा एक मिनट, तो हम क्या लिख रहे थे, 8 इंटू 8, ओके हाँ ठीक बता रहे हो आप, ठीक है। सो ये 32 आ गया, ओके है। अब इसको नॉर्मल से बना लो, स्टैंडर्ड नॉर्मल, तो क्या होगा, यहाँ से मान लो इसका कुछ नाम दे दो, चाहो तो टी रख दो, समथिंग रख दो है ना। तो मैं अगर इसको टी रख दूँ तो मान लो ये ऐसा हो गया, टी मोर देन 0 काइंड ऑफ, तो अभी टी मान लो इसको। सो प्रोबेबिलिटी टी का मीन कितना आया 4√2, इसका वेरिएंस कितना आया 32। सेम चीज़ राइट साइड में करो, अब वो गिवन वाला काम खत्म हो गया, यूज़ कर लिया हमने। तो प्रोबेबिलिटी z मोर देन, अब ये कितना है, क्या ये -1 आएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ 1 लिख सकते हैं। अब देखो फाई 1 की वैल्यू दे रखा होगा, पहले पे जैम 2017 का पेपर है ना, तो ये फाई 1 है, फाई 1 की वैल्यू निकालो, फाई 1 पता है ना, फाई 1 निकालो उससे, मतलब जैम 2017 का फर्स्ट पेज जाके देखो, उसमें लिखा होगा कि फाई 1 की वैल्यू कितनी है। आई थिंक ये आता है 0.8413 शायद, चेक करो, जो भी आपको देखना पड़ेगा पेपर, 2017 का पेपर देखो, उसमें फाई 1 निकालो, तो फाई 1 की जो वैल्यू होगी वो आंसर है। तो इसमें क्या ही नया था, तुम ट्राई करते तुम भी कर लेते, दिक्कत ये ट्राई नहीं किए है ना। तो ज़्यादातर जगह वही लोग वहीं हार जाते हैं जहाँ कोशिश नहीं करते हैं, ये चीज़ है। सिंपल फॉर्मूला लगाना था। ये चेक कर लो क्या है, तो मैं ऐसे गेस कर रहा हूँ। सर 0.843 ऐसा ही है। चेक 8413 होगा फिर, ये ऑप्शन ये तो है डी वाला, तो ये आ गया, इसमें कुछ नया था, फार्मूला लगाना था जस्ट।
सर ये वो एकदम डिफिकल्ट टाइप से दिखने में लगा, तो फिर मुझे लगा शायद नहीं हो पाएगा। कोई ट्राई कर देखो, ये तो अभी मैंने कराए थे। ये लेक्चर नंबर 103 देखो, ये मैंने कराया है अभी उसको। ठीक है, तो ये जो ठीक है 28 सर। नंबर है उसके लिए लेक्चर नंबर 103 देखो। ठीक है, तो अभी जो चल रहा है लेक्चर नंबर कर हुआ था 4 5, अभी 105 होगा आज वाला, है ना। हाँ, तो जो पहले दिन डाउट कराए थे उसमें ये क्वेश्चन करा रखे हैं ऑलरेडी। उसके नोट्स देख लो या वीडियो देख लो। इसमें क्या डाउट है, ये भी तो सिंपल ही है। फॉर व्हाट ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ दिस यू एम वी वुड बी रिजेक्ट एच नॉट। सर मतलब यहाँ पर जैसे रिजेक्शन रीजन में हम लोग जैसे समेशन ऑफ एक्स आई ग्रेटर देन सी कुछ करते हैं, तो वो यहाँ पर सी की वैल्यू पूछ रहा है। ग्रेटर देन कैसे आ जाएगा, अभी तुम थ्योरम पढ़े हो। सर मतलब ग्रेटर देन या लेस देन जो भी होता है रिजेक्शन रीजन में, तो वो जो सी होता है कांस्टेंट, वही की वैल्यू पूछ रहा है। फॉर व्हाट ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ दिस क्रिटिकल रीजन, हाँ सी निकालना है, उससे क्रिटिकल रीजन आ जाएगा। क्रिटिकल रीजन से फिर डिसाइड करेंगे कि कौन सा है जो रिजेक्ट करेगा। मतलब समेसन एक्स आई की क्या वैल्यू होगी जो रिजेक्शन रीजन में आएगी, तो पहले सी निकालना है। और ये तो अभी 10, पता है तुम लोग कंटिन्यू लेक्चर क्यों नहीं करते। 103 उस दिन मैंने डाउट क्लास रखा था, मुझे 2 3 बच्चा आया, वो जो डाउट पूछ लिया वही सबका डाउट हो रहा है। तो दूसरों का डाउट में किसी को आना नहीं है, फिर वही डाउट है 50 बार पूछने हैं। मतलब कहने का मतलब उस दिन हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग का ये तीसरा डाउट सेशन चल रहा है। उस दिन 10 से 11 रात को रखा था, उसमें 2 3 क्वेश्चन कराए थे, कल हुआ है, फिर आज तीसरा दिन है ये है। तो एटलीस्ट नहीं तब तक किए हो तो वीडियो तो देख लो, उसमें समझ आ जाएगा। ये आज का लेक्चर लेक्चर नंबर 105 है। लेक्चर 104, 103, 105 इन तीनों में यही पीवाई क्यू डिस्कस हुआ है, यही वाला डिस्कस हुआ है। एकलव्या 1 के लिए है ये। सो थीटा 1 अगेंस्ट H1 थीटा लेस देन 1। यही तो दिक्कत है। जैसे मान लो क्लास में इतने बच्चे हैं, 500-600 बच्चे हैं, आते हैं 10-15 डाउट पूछने, फिर ये बच्चे वो सोचते हैं कि रैंक आ जाएंगे, उनको लगता है दूसरों का डाउट में हमारा क्या काम है। इस तरह से है, लेकिन खुद करना नहीं है और सीखना भी नहीं है। एनीवे देखो, तो इसमें क्या है, मैंने ये कहा था, कल भी कहा था कि जब नॉर्मल सैंपल है ना और ये थीटा के लिए टेस्टिंग कर रहे हैं, तो जो साइन H1 का है वही साइन क्रिटिकल रीजन का होगा। तो सिंपल इसका जो क्रिटिकल रीजन होगा, रिजेक्ट H0 इफ जो सफिशिएंट एस्टिमेटर है नॉर्मल थीटा 1 में, जो आपका सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा वो क्या है, समेसन एक्स आई। तो ये लेस देन के हो जाएगा, तो जो भी के ले लो, ये क्रिटिकल रीजन है। इसमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, 4 है। तो ये क्रिटिकल रीजन, और डायरेक्ट मैंने आज थ्योरम लिखा दिया था इस वाले लेक्चर में, कल भी दिखाया था मैंने वो, कि डायरेक्ट नॉर्मल सैंपल हो तो जो इसका क्रिटिक साइज, अगर ये मोर देन होता तो यहाँ मोर देन होता, अगर यहाँ लेस देन है तो यहाँ लेस देन होगा। तो ये क्रिटिकल रीजन है। अब करना क्या है, तो हमें साइज दे रखा है 0.05, तो साइज का फॉर्मूला यूज़ कर लो। तो अगर 0.05 साइज का अगर मैं यूज़ कर लूँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। मतलब अगर डायरेक्ट इसको हम ब्रेक करें तो ये भी लिखा रखा है मैंने थ्योरम में, कि अगर साइज अल्फ़ा टेस्ट यूज़ करोगे तो ये हो जाएगा समेसन एक्स आई या एक्स बार, तुम्हारी मर्जी। यहाँ तुम एक्स बार यूज़ करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, समेसन एक्स आई यूज़ करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समेसन एक्स आई और एक्स बार दोनों सफिशेंट एस्टिमेटर है। मतलब वो एन का ही तो दिक्कत है, तो कैसे भी कर लो। तो इसमें अगर इसको ब्रेक करें तो एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट एन, तो सिग्मा तो यहाँ 1 है, तो ये बनेगा 1/√n। एक्स बार माइनस म्यू 1/√n लेस दैन जेड माइनस जेड अल्फा लेना पड़ेगा ना, माइनस जेड अल्फा। ये साइज अल्फा का टेस्ट है ना, क्रिटिकल रीजन ऑफ साइज अल्फा।
या तो ऐसे आप एज अ थ्योरम याद रख सकते हो, या इसको प्रूव भी बहुत आसान है। यहाँ से यहाँ आने के लिए कुछ खास नहीं करना है, बस आपको सिंप्लीफाई करने हैं कि दोनों तरफ म्यू घटाने हैं, दोनों तरफ इससे डिवाइड करना है, एक जेड हो जाएगा, तो इसलिए ये जेड बन जाएगा। ये जो के बाद में है ना, मतलब वो चेंज होगा तो वो इसमें आ जाएगा। तो ये नॉर्मल 0 1 है ना। तो यहाँ होता है कि इधर है माइनस जेड अल्फा, इधर अल्फा, इधर 1 माइनस अल्फा, इस तरह से है। सो तो मुझे चाहिए क्या? अब क्वेश्चन ये है, अच्छा समेशन एक्स आई के टर्म में चाहिए एक्चुअली, नहीं। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, फॉर व्हाट ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ दिस द यूनिफॉर्मली मोस्ट फॉल्ट रिजेक्ट एच नॉट। तो मुझे इसको ना समेशन एक्स आई के टर्म में ही लाना पड़ेगा, कोई बात नहीं है। तो पहले तो मुझे चाहिए क्या, तो हमारे क्वेश्चन में अल्फा है 0.05, तो पहले तो मुझे यहाँ जेड अल्फा की ज़रूरत है। जेड 0.05 क्या होगा, तो ये फिर से आपको क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, क्वेश्चन पेपर में इसका आंसर दिया होगा। किस ईयर का है? 17 का है। चेक करो कि ये क्या है। जेड 0.05 का क्या मतलब है कि एक ऐसा नंबर है ना, तो कोई भी एक निकाल लो। बताओ, देख के बताओ, 17 का पेपर खोलो, देख के बताओ, उसमें दिया होगा, इसकी ज़रूरत है। तो यहाँ हम लिखते हैं जेड 0.05 मतलब जेड अल्फ़ा, तो इधर अल्फ़ा है, इधर 1 माइनस अल्फ़ा है। सो व्हाट इज़ दिस नंबर, ये नंबर ढूंढ के बताओ। आई थिंक वही ना, 1.64 के करीब दिया होगा, चेक करो। सर फाई ऑफ 1.64 दिया है, 0.95 यहाँ पर, जेड हाँ 0.05 नहीं दिया है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तो वो इनडायरेक्टली दिया हुआ है ना। क्योंकि यही अगर हम निकालेंगे फाई ऑफ जेड 0.05, चेक करो, तो यहाँ पे फाई ऑफ जेड अल्फ़ा क्या होता है हमारा, अगर यहाँ आप देखोगे तो क्या पता चलेगा आपको कि हम लोग जब लिखते हैं जेड अल्फ़ा, तो हमारा फाई ऑफ जेड अल्फ़ा किसके इक्वल आता है, ये जेड अल्फ़ा है। तो फाई मतलब इसके पीछे की प्रोबेबिलिटी, फाई मतलब क्या है, सी डी एफ, सी डी एफ उसके पीछे की प्रोबेबिलिटी है। तो ये है 1 माइनस अल्फ़ा, तो वही बात है, आप देख लो। तो फाई अगर आप अल्फ़ा को 0.05 रखो तो ये क्या बनेगा, सो फाई जेड 0.05 इज 0.95, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको, ये दे रखा है ना क्वेश्चन में, तो ये बता रखा है 0.95 कब है, क्या है 1.64 पे ना, तो 1.64 आ जाएगा। ओके, तो ये दे रखा है, इसका मतलब वही है, यही बात है। तो यहाँ पुट कर दो, तो अब जो आपका रिजेक्शन रीजन अभी बन के आएगा, रिजेक्ट एच नॉट इफ, यहाँ एक्चुअली म्यू नॉट होता है, म्यू नॉट जो एच नॉट में दिया था, म्यू नॉट क्या था, तो मतलब म्यू नॉट यहाँ थीटा नॉट है, अच्छा मैं उसके लिए लिख रहा हूँ। सो तो यहाँ थीटा नॉट की जगह आ जाएगा एक्स बार, ठीक है, एक्स बार माइनस म्यू नॉट कितना है, मतलब थीटा, एक्चुअली ना थीटा नॉट कर सकते हो, या म्यू नॉट है तो म्यू नॉट मतलब एच नॉट में जो रहता है, तो ये 1 अपॉन रूट एन, एन कितना था 4, सो रूट अंडर 2 लेस देन माइनस 1.64, ये आपका क्रिटिकल रीजन है, रूट 4 था ना, ये फाइनली आपका क्रिटिकल रीजन। इसको सिंप्लीफाई करो, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, इसको ठीक है सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 इधर 2 हो जाएगा, 2 टाइम एक्स बार माइनस 1 लेस देन माइनस 1.64। इसको क्योंकि मुझे समेसन एक्स आई के टर्म में जानना है, तो मैं समेसन एक्स आई में ले आता हूँ इसको, तो इसको सिंप्लीफाई करके हम समेसन एक्स आई में ले आते हैं। तो यहाँ से एक्स बार माइनस 1 लेस देन माइनस 1.64 अपॉन 2, तो माइनस 0.82 आ जाएगा, एंड एक्स बार होगा 1 माइनस 0.82, तो ये आ जाएगा 0.18। तो इसको मतलब अभी आ गया एक्स बार लेस देन 0.18 समेसन एक्स आई में, तो एक्स बार क्या लिखते हैं, समेसन एक्स आई अपॉन एन, एन 4 था, लेस देन 0.18, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, मैं इसी को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो फाइनली कितना आ गया, समेसन एक्स आई लेस देन 0.72, तो ये फाइनल क्रिटिकल समेसन एक्स आई में आ गया। तो इसी को अगर हम लिखते तो ये फाइनल आया, जैसे रिजेक्ट एच नॉट इफ जो समेसन एक्स आई है वो लेस देन 0.72। अब क्वेश्चन पढ़ो ठीक से, तो ये फाइनल हमारा क्रिटिकल रीजन आया,
देखो थोड़े से बैठ के सॉल्व करोगे, थोड़े गलतियां करोगे, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको एग्जैक्टली समझ आएगा क्या सही है क्या गलत है। जैसे पहली बार कोई सही बता देता है तो आपको पता ही नहीं चलता क्या क्या गलत आप कर सकते थे, जब तक खुद नहीं करोगे तब। ये है, इसलिए खुद ट्राई करना चाहिए, गलतियां करना चाहिए, सो दैट पता हो क्या क्या गलतियां हो सकती है। ये तो मैंने सही सही बता दिया, आपको लगेगा अच्छा यही सही है, लेकिन तुम ट्राई करते थे हज़ारों और तरीका था जहाँ यहाँ तक पहुँच सकते थे हम। सो उसने पूछा फॉर व्हाट ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ समेशन एक्स आई यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट रिजेक्ट एच नॉट। तो देखो इन चारों में से कौन कौन सा एक समेशन एक्स आई की वैल्यू होगी जो रिजेक्शन रीजन में आएगी। तो 0.72 से छोटा कौन कौन सा है? सर ए बी सी। हाँ तो ए बी सी तीनों ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो अगर समेशन एक्स आई की वैल्यू इन तीनों में से लेंगे तो रिजेक्ट करेगा एच नॉट को, अगर डी लेंगे तो फेल टू रिजेक्ट एक्सेप्ट एच नॉट हो जाएगा। मैंने तुम्हें सॉल्व किए नहीं हो, बस ऐसे ही देख देख के चलो पूछ लेते हैं, ऐसे ही कुछ भी पूछना ही है तो कुछ तो पूछ लेते हैं। नहीं सर, मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, पर ये सब मुझे मतलब नहीं एकदम लगा था हो पाएगा, तो मैंने ये छोड़ दिए। इसमें भी क्या है, सिंपल वर्ड, इसमें क्यों क्रिटिकल रीजन नहीं निकल पा रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 और अभी जो बताया ना क्वेश्चन नंबर ये जो तुम्हें बोला था कि देख लेना उसमें कौन सा था वो, ये 28 और 30 सेम ही क्वेश्चन है। सर ये इस क्वेश्चन में वो मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन जब निकाल रहे हैं तो फिर उसमें कांस्टेंट आ जा रहा है, जैसे कोई एक्स के टर्म्स में आता है उसको लेस देन के आता है, तो वो यहाँ पर कोई कांस्टेंट आ जा रहा है फंक्शन ऑफ एक्स के बदले। यही यहाँ भी आएगा। 30 भी सेम ही है, अभी 29 किया ना मैंने, 30 भी सेम ही है, 30 और सेम ही तो है, वहाँ बस कॉन्टिन्यूस है, यहाँ डिस्क्रीट है, देखो दोनों सेम क्वेश्चन है। तो 30 और ये 28 सिमिलर ही है, अगर ठीक से देखोगे आप तो यहाँ पे पता चलेगा कि ये जो है ना ये x यूनिफॉर्म 0 1 है, और ये कल भी बताया था मैंने आपको यूनिफॉर्म 0 2 है। तो मतलब यहाँ पे h नॉट में समझो थीटा बराबर 1 है और h1 में थीटा बराबर 2 है, और यहाँ x जो है यूनिफॉर्म 0 थीटा है। तो रैंडम सैंपल साइज 1 का है, और ये प्रॉब्लम है थीटा बराबर 1 अगेंस्ट थीटा बराबर 2, या ये है h नॉट ये h1 है ना, वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ x की वजह मैं f0 f1 कर देता हूँ, तो ये f0 है और ये f1 है, ऐसा। तो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट निकालोगे तो क्या होगा? सर वही वो तो कांस्टेंट आ जा रहा है। तो उसमें कुछ तो चक्कर होगा। लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h0, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h1। तो इसमें ये है कि वहाँ x 0 से 1 में, यहाँ x 0 से 2 में है। तो मुझे बताओ जब x 0 से 1 में होगा तो रेशियो क्या होगा, और x जब 1 से 2 में होगा तो रेशियो क्या होगा? फिर जब 0 से 1 में होगा तो वो तो 2 हो जाएगा, और फिर 1 से 2 में होगा तो फिर सर 0 होगा। तो 0 से 1 में 1/1/2 2 हो गया, और 1 से 2 में वो तो 0 है, ये वाला 1/2 ही है, तो ये 0 हो गया। अब ये बताओ ये जो फंक्शन है, आपने अगर ढंग से थ्योरी पढ़ा होगा तो हमने ये बताया होगा कि दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर, और ये सिंगल रैंडम साइज सैंपल ऑफ साइज 1 है, तो ये सफिशिएंट एस्टिमेटर, ये लेस देन इक्वल टू के होता है ना। अब मुझे ये बताओ ये जो फंक्शन है इसी को मैं जी एक्स बोल रहा हूँ, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है एक्स के रेस्पेक्ट में? ये जो सर फंक्शन है ये डिक्रीजिंग, क्या है? 0 से 1 में कांस्टेंट है, 1 से 2 में डिक्रीज कर रहा है, तो इस हाँ तो हिसाब से डिक्रीजिंग हुआ। सो जी एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, तो जी एक्स आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, एंड जी एक्स जो लेस देन इक्वल टू के है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा
पढ़ रहे हो लॉजिक? तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी 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 इनवर्स इनवर्स ऑफ के के। मतलब सम सी लिख लो। तो ये क्रिटिकल रीजन हो गया, तो जो आप ढूंढ रहे थे ये आ गया क्रिटिकल रीजन। रिजेक्ट एच नॉट इफ एक्स इज मोर देन इक्वल टू सी, ये है। अब ये क्रिटिकल रीजन है। अब आगे बताओ, साइज दे रखा है सर आगे सॉल्व कर लेंगे, है बस ना? यही दिक्कत था। यही चीज यहाँ होना है, यही चीज क्वेश्चन नंबर 40 में होना है। करके बताओ अब। सेम ही क्वेश्चन है ये, बस यहाँ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म है। अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म है, कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म है ना? यहाँ x क्या है? x यूनिफॉर्म है 1 2 3 अप टू थीटा। ठीक है, बताओ इसका सॉल्व करके बताओ, सेम तरीके से होगा। ट्राई करो, बताओ आंसर क्या आएगा। सर यहाँ पर जब लाइक्लीहुड रेशियो निकाल रहे हैं तो फिर एक्स इन बिटवीन 1 to 20 में तो ये 1/2 दे रहा है, पर जब 21 to 40 में निकाल रहे हैं तो फिर वो तो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। क्या हो जा रहा है? सर डिनोमिनेटर में 0। हाँ तो इन्फिनिटी हो जाएगा, एल एच हाँ नॉट अपॉन एल एच वन। तो यहाँ रेशियो ये चलता रहेगा, इसमें चलेगा 1/40 एच नॉट में, और इसमें 1/20। तो एच नॉट में एक्स 1 से 40 है और इसमें 1 से तो आगे ऐसा लिखना है कि जब x की वैल्यू 1 से 20 तक है तो रेशियो क्या है? तो 1/40 अपॉन 1/20, यही ना? कितना? 1/2। 1/2। और जब x 21 से 40 में है तो क्या है? सर 1/40 अपॉन 0, तो मतलब हाँ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हो गया। अब ये फिर से बोल दो, ये जी एक्स है। अब ये जी एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है? सर ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। हाँ तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन बाई निमन पियर्सन लेमा। ये जो एल एच नॉट लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर एच नॉट अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर एच वन, जिसको हम जी एक्स लिख रहे हैं, क्योंकि दिस रेशियो इज ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर। यहाँ सिंगल सैम्पल साइज है तो एक्स इज अलोन सफिशिएंट एस्टिमेटर। तो ये लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से कहता है दिस इज द क्रिटिकल रीजन। तो सिंप्लीफाई करो, जी इंक्रीजिंग फंक्शन है। सर तो एक्स लेस देन इक्वल टू सी हो जाएगा, और फिर जो उसका साइज का फॉर्मूला लगाकर के निकाल लेंगे, सेम मतलब तरीके सी। से आ जाएगा। तो लेस देन या लेस देन इक्वल टू जो भी होगा, तो यहाँ से मेन अब साइज कौन सा मेंटेन करेगा। तो इसमें या तो मोर देन वाला तो आउट हो जाएगा, ये पक्का गलत है। तो ए या डी में से कोई सही हो सकता है, अब डिपेंड करता है। तुम ये निकाल लो, एक्स लेस देन इक्वल टू 4 गिवन एच नॉट, ये कितना आता है? और प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 3 गिवन एच नॉट, ये कितना आता है? तो एच नॉट में क्या था? 40 तक था, तो 1/40
तो 1 2 3 4, तो 4/40 तो आएगा 0.1, और यहाँ है 3 तक 1 2, तो 2 बाई, और एच नॉट में ना 40, 1/20, मतलब ये कितना हो गया 0.05। आपका क्या यस था सर। क्रिटिकल रीजन, वो 0.1 था ना, तो 0.1 ये दे रहा है, इसका मतलब ये सही है, क्योंकि इस वाले क्रिटिकल रीजन का साइज 0.1 है, इस वाले क्रिटिकल रीजन साइज 0.05 है। ओके अब आगे क्या रह गया, बाकी लोग भी क्वेश्चन आते हैं, एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो 33 38 सर 38 नहीं, वो गलती से लिख गया है, 33 है और 33 बाकी में दूसरी वैसे बात ही है। सो नॉर्मल है ना, 2 साइडेड होगा, तो इसमें हमें एग्जैक्ट वो जानने की ज़रूरत भी नहीं है, मतलब 2 साइडेड टेस्ट होगा, जैसे नॉर्मल सैंपल हो गया ना। अच्छा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने घुमा दिया थोड़ा सा, है ना, तो कोई बात नहीं। जैसे अभी अगर आप देखो, यहाँ पे देखो, अभी x1 x2 xn नॉर्मल θ1 है, और h0 में थीटा बराबर 1 है, और h1 में थीटा नॉट इक्वल टू 1 है, यही है। फिर उसने मॉडिफाई किया बाद में कि वाई आई को ले लिया e की पावर एक्स आई, तो वाई आई में काम कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी अगर मैं एक्स आई में देखता क्रिटिकल रीजन, तो क्या आता, इसका क्रिटिकल रीजन पता है, जैसे मैं बता रहा हूँ थ्योरम लिखाया था। अब यहाँ 2 साइडेड होगा, तो इसका रिजेक्शन रीजन कुछ ऐसा आता है, रिजेक्ट एच नॉट इफ मॉड एक्स बार माइनस थीटा मोर देन के, ऐसा कुछ आएगा, या समेसन में लिखना है तो भी चलेगा, है ना। जैसे आप ऑप्शन समेसन के टर्म में दिख रहा है, तो आप एक्स बार की जगह समेसन एक्स आई भी लिख सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, इसको सिंप्लीफाई कर लो आप ठीक से। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, इसको जरा खोलो, और आपको क्या दे रखा है, वाई आई बराबर ई की पावर एक्स आई, तो एक्स आई क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ वाई आई, यही ना। तो ये क्वेश्चन में दे रखा, मतलब ये है, तो हमें ऑप्शन में वाई है, कोई बात नहीं, हम एक्स आई को हटा के लॉग वाई आई रख देंगे। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो अब, तो ये जो मॉड एक्स आई है, समेसन एक्स आई अपॉन एन माइनस थीटा, मॉड खोलना आता है ना, तो मॉड को खोलो। सो तो इसमें खोलो मॉड एक्स आई खोलोगे, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स बार माइनस थीटा मोर देन के और लेस देन माइनस के, अगर इसको ओपन करना आता होगा मॉड तो यहाँ से एक्स बार मोर देन थीटा प्लस के और एक्स बार लेस देन थीटा माइनस के। सो एक्स बार को समेसन एक्स आई में क्या लिख सकते हैं, सो समेसन एक्स आई बाई एन ना, तो एन उधर चला जाएगा, तो ये सर थीटा प्लस के इंटू एन। और मतलब यूनियन है यहाँ पे, ठीक। तो अभी अब एक्स आई की जगह वाई आई, क्योंकि ऑप्शन में सब वाई आई है, तो ऑप्शन हटा के वाई आई रख दो, तो ये आ गया समेसन लॉग ऑफ वाई आई मोर देन समथिंग या मोर देन इक्वल टू समथिंग दिस क्वांटिटी, इसका कुछ नाम रख दो C1 C2, तो ऑप्शन के हिसाब से देख के रख सकते हो। ये है लॉग वाई आई लेस देन इक्वल टू समथिंग, तो जैसे इसने कहा ना, तो लेस देन इक्वल टू C1 कर दो, मोर देन इक्वल टू C2, ये कौन सा ऑप्शन है देखो, तो ये आंसर है, ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। तो सिंपल आपको नॉर्मल के केस में बस रिजल्ट याद रखना है, जब मोर देन 1 होता तो लिखते, है ना, ये 3 केस है, इसी में जैसे मान लो लिखा हुआ ना हमने कि अगर h1 है थीटा मोर देन सम थीटा नॉट, तो इसका क्रिटिकल रीजन होगा एक्स बार या समेसन एक्स आई मोर देन के, ये इक्वल टू लगाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर h1 होगा थीटा लेस देन थीटा नॉट, तो एक्स बार हो जाएगा लेस देन इक्वल टू के। h1 अगर है थीटा नॉट इक्वल टू थीटा नॉट, तो एक्स बार हो जाएगा, है ना, फिर एक्स बार माइनस थीटा मोर देन इक्वल टू के। तो ये सिंपल h1 है, h नॉट कुछ भी, है ना, ये तो h1 है, h नॉट तीनों में थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट ले लो, ये h नॉट है, h1 के हिसाब से क्रिटिकल रीजन आएगा।
तो इसका ये हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है, मतलब पहले ये लिखना फिर वही बात है समय से, वो तो C1 C2 अपने हिसाब से चूज करना है। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जिनका है, और 2 लोगों ने और भेजा हुआ था ना ग्रुप, तुम यहाँ पे देखो। तो बाकी ये भी सॉल्व करना, ये नॉन पैरामेट्रिक का जो था ना, इसमें भी जो सर रेलेवेंट है। 43 वाला देख लीजिए। 43 कराया 103 लेक्चर में देखना, ठीक है। लेक्चर नंबर 103 में 43 देखना, उसमें ऑलरेडी सॉल्व कराया हुआ है। 48 सॉल्व करके आओ, तुम सॉल्व करके आए नहीं, ऐसे लिखो चैट में, लिखो है तो एक बार, बाकी लोगों को देखते हैं क्वेश्चन, और ढंग से सारा क्वेश्चन सॉल्व करो फिर पूछो। किसने पूछा हुआ, ये सोहम है भाई, ये किसने भेजा हुआ ग्रुप में नॉन पैरामेट्रिक वाला? सर पर्सनली भेजे। अच्छा हाँ, तो ये कौन सा क्वेश्चन था तुम्हारा? सर नॉन पैरामेट्रिक नहीं, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में। हाँ सॉरी, वो मतलब नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग का ही एक्चुअली वो क्वेश्चन, इसमें डाला नहीं है क्या उन लोगों ने? तो इसमें है नहीं, ये सही से बनाया नहीं, तो कह रहा हूँ सही से बनाया नहीं है। तो वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग का ही है एक्चुअली। किस टेस्ट, कौन सा टेस्ट यूज़ हो रहा है यहाँ पे? ऐसा नाम नहीं लिखा ना। देखो ऐसे तो बता देता हूँ, गेट 2023 का है नहीं, तो ये इस मीडियन का अलग है, मीडियन का दिया हुआ मीडियन है। टेस्ट है ना। तो ये इसमें नहीं है ना, इस वाले में नहीं दे रखा है, और उसमें भी नहीं है। अच्छा वो कल भेजा था मुझे गेट का 5 से 25, उसमें है क्या? कल भेजा तुम लोगों को, तो फिर उसमें शायद से क्वेश्चन का नंबर अलग हो जाएगा। देखते हैं, कोई बात मैं नहीं। तो आपको क्वेश्चन भेज दिया पर्सनल। ठीक है हाँ। तो ये जो है ना, ये इनका गेट का 5 से 25 तक का सारा बन गया है, मतलब मोस्टली टॉपिक का बना दिया है इसने, तो ये देख सकते हो आप। हम्म ठीक है, हम पेपर ही डाउनलोड कर लेते हैं। तो गेट 2023 का है ना, तो इस पर क्लिक करेंगे तो पेपर आएगा, है ना। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन नंबर बताओ जो आपने भेजा है, इसमें का ही है? अच्छा वैसे नहीं, तो मैं ये पूछ रहा था ये आपने 15 है ना, ये कहाँ से ये स्क्रीनशॉट लिया आपने? पेपर का है कहीं और से है? सर पेपर का ही है ये तो। अच्छा ओके। पर वो PYQ वाला हाँ उस फाइल में था ना, तो क्वेश्चन का नंबरिंग शायद से अलग हो जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, तो इसमें ढूंढना पड़ता, वर्ड सर्च कर लेते हैं, कौन सा वर्ड मीडियन है ना इसमें, कार्डिनलिटी, तो ऐसे आ जाएगा। यही क्वेश्चन है ना, देखिए। तो ये अच्छा। क्वेश्चन है। सो इसमें जो है कि
देखो जी, इसको यहाँ इंपोर्ट करते हैं। देखिए, तो ये हमारे पास है 4 ऑप्शन है। पढ़ो भाई, इसको समझो, ट्राई करो। तो इसमें कह रहा है कि सपोज हाँ, सही बैठ के जैम गेट नेट के क्वेश्चंस कर लोगे ना, और अगर कर पाओगे घर पे तो एग्जाम में भी आसान रहेगा, क्योंकि ये सब अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इसमें बोला x1 x2 xn IID रैंडम वेरिएबल है जिसका PDF f है और मीडियन थीटा है। तो मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीडियन थीटा है, ठीक है ना, ठीक है, मीडियन थीटा है। और ये विथ PDF कह रहा है, तो PDF कहने का मतलब है कि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो मुझे ये बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है x मोर देन थीटा होने की, और क्या प्रोबेबिलिटी है x लेस देन थीटा होने की। सर मीडियन है तो दोनों हाफ होना चाहिए। ठीक है, हाफ हाफ हो जाएगा क्योंकि इसका यहाँ यूज होगा, ठीक है। तो दिस इज काइंड ऑफ एक्चुअली ना, अभी हमने कौन सा टेस्ट बताए थे आपको, साइन टेस्ट, जिसमें बाइनोमियल n कॉमा हाफ होता था। किसमें होता था, साइन में ना। हाँ सर, हाँ मीडियन का टेस्ट हाँ, तो साइन टेस्ट का ही ये समझो कि एग्जाम्पल है। तो सो यहाँ पे इन्होंने कहा है, क्योंकि मीडियन टेस्ट, साइन टेस्ट में मीडियन टेस्ट कर रहे थे ना हम लोग। तो यहाँ पे मीडियन ना, वहाँ में नोटेशन m लिखा होगा, जब हमने क्लास में लिखा था कैपिटल M बराबर m0 लिखा था, तो इन्होंने ऐसा थीटा बराबर थीटा नॉट लिखा, वही चीज़ है क्लास में मैंने। तो ये साइन टेस्ट का क्वेश्चन है, समझ सकते हो आप उस तरह से कुछ। तो यहाँ मोर देन है, वन साइडेड है, ठीक है, ऐसा मैंने लिखा होगा। ओके, अब कह रहा है कंसीडर द टेस्ट दैट रिजेक्ट S, तो मैंने भी वहाँ क्रिटिकल रीजन S ही लिया था साइन टेस्ट में, ठीक है, S मोर देन C। तो ये गिवन है क्रिटिकल रीजन, आपको निकालना नहीं है, गिवन है कि कंसीडर अ टेस्ट दैट रिजेक्ट H0 if S more than C for some C depending on the size of the test where S is the cardinality of the set I such that xi is more than। ध्यान से समझो, तो यहाँ से अगर आप ठीक से समझोगे, है ना, अंडर H0, हम अंडर H0 ही बात कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली ये भी अंडर H0 ही बात कर रहा था मैं, अंडर H0, तो यहाँ अंडर H0 थीटा थीटा नॉट बन जाएगा, ठीक है। तो अंडर H0 ऐसा हो रहा है। अब समझो ठीक से, जो x है ना, x क्या डिफाइन किया इन्होंने, x डिफाइन किया है, अगर तुम ठीक से लिखूं इसको मैं, तो लिखा है नंबर ऑफ xi सच दैट xi मोर देन थीटा नॉट। ये ऐसा है, कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर इनफाइनाइट सेट है ना, या मैं ऐसा लिख दूं फॉर एग्जांपल 1,2, तो कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट इज 2, मतलब कितने एलिमेंट है इसमें, अगर ये 4 5 होगा तब भी कार्डिनलिटी 2 ही रहेगी, है ना, कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इन्होंने क्या कहा है कि द कार्डिनलिटी ऑफ सेट आई सच दैट xi मोर देन थीटा, मतलब ये कहना चाह रहा है कि s इज द नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल दैट इज मोर देन x0, ऐसा है ना, नंबर ऑफ xi दैट इज मोर देन x0 विच इज मोर देन x0। तो मुझे बताओ x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जिनको समझ आ रहा है। सर अंडर H0 हाँ, अंडर H0 ही बताओ। बाइनोमियल होना चाहिए। बाइनोमियल में क्या पैरामीटर क्या होगा, हाफ आएगा, और कितने रैंडम वेरिएबल मेरे पास है, इन n रैंडम वेरिएबल है, तो कोई भी सॉरी रैंडम वेरिएबल या तो थीटा नॉट से ज्यादा होगा या कम होगा, यही तो पॉसिबिलिटी है ना। और ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तो एग्जैक्टली थीटा नॉट होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, पॉइंट पे 0 होती है। सो एनी रैंडम वेरिएबल आइदर विल बी मोर देन थीटा नॉट और लेस देन थीटा नॉट। तो मोर देन थीटा नॉट होने की क्या प्रोबेबिलिटी, हाफ, तो बाइनोमियल n कॉमा हाफ, ठीक है। तो ये सक्सेस है, नंबर ऑफ सक्सेसेस, ये सक्सेस है यहाँ पे समझो।
दिस इज द सक्सेस। तो नंबर ऑफ सक्सेस है एक्स आई मोर देन थीटा नॉट। तो अब आपसे पूछेगा क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अच्छा अब क्या पूछा क्या है, हम तो ये आ गया एस का डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स नहीं, ये तो एस था जिसको मैंने एक्स लिख रहा हूँ, ये एक्चुअली क्वेश्चन में एस है ना, मैं एस की बात कर रहा हूँ ना। ओके तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब पहला समझो, अंडर एच नॉट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस डिपेंड्स ऑन एफ। इसे बताओ एफ का कोई काम है। अगर मैं एस Yes, बराबर के निकालता हूँ या एस बराबर आर निकालता हूँ तो क्या होगा, एन सी आर हाफ की पावर एन। तो इसमें कहीं एफ का काम है, वो जो एफ था इस एफ का कोई काम है एस में, हाँ या ना। नहीं सर। नहीं है तो ये आउट हो गया। तो ये कह रहा है कि एच नॉट अंडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, एच नॉट क्यों बोल रहा है कि मतलब बता रहा है कि मीडियन आपका थीटा नॉट है मान लो, तो थीटा नॉट से लेस हाफ होने की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है, तो अंडर एच नॉट। सो ये हो गया फॉल्स, आउट। कहता है अंडर एच वन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस डज नॉट डिपेंड ऑन एफ। अब अंडर एच वन बात कर रहा है, तो एच वन में मीडियन क्या है, अंडर एच वन मीडियन क्या है, थीटा। थीटा है। तो थीटा जो कि अननोन है, एक्चुअली खुद ही अननोन है वो। तो अगर थीटा अननोन है तो कहाँ से मीडियन आएगा, जैसे यहाँ नोन था, थीटा नॉट कोई फिक्स नंबर था जो मीडियन था। अब यहाँ पे एच नॉट में थीटा है जो कि थीटा नॉट से ज़्यादा होगा, बट थीटा कुछ भी हो सकता है। तो एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, सर एस्टिमेट लेंगे हम्म, उसका। तो थीटा यहाँ अननोन है, तो अंडर एच वन अगर एस देखेंगे ना, तो एस अंडर एच वन एस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थीटा पर डिपेंड करेगा, और थीटा एक्चुअली एफ पे डिपेंड करेगा। थीटा विल डिपेंड ऑन एफ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पीडीएफ क्या है, उससे सीडीएफ आएगा, सीडीएफ से मीडियन आएगा हाफ रखेंगे तो थीटा यहाँ पे फिक्स नहीं है, मतलब अननोन है। यहाँ पे नोन था एच नॉट में, तो इसलिए उसको मतलब नहीं है कि एफ क्या है, लेकिन यहाँ पे थीटा खुद अननोन है जो कि थीटा ज़्यादा है, तो वो एफ पे डिपेंड करेगा। तो ये बोलना क्या चाह रहा है, अंडर एच वन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस डज नॉट डिपेंड, ये भी फॉल्स कह रहा है, क्योंकि अंडर एच वन क्या होगा, इट विल डिपेंड। ठीक है, सो अंडर एच वन जो एस का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अंडर एच वन मीडियन थीटा है एंड थीटा पे डिपेंड करेगा वो, है ना। तो वो प्रोबेबिलिटी पता नहीं क्या है, अगर मैं लिखूं अंडर एच वन एस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, है ना। एस एक्चुअली क्या है, ये तो अंडर एच नॉट था ना, एक मिनट, सर जब थीटा जब अननोन होगा तब तो उसका कोई एस्टिमेट हम ढूंढ के निकालेंगे ना, ये गिवन सैंपल से। तो सैंपल से जो टेस्ट स्टैटिस्टिक निकालेंगे वो तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का डिपेंडेंट होना चाहिए क्या हर टेस्ट बार। स्टैटिस्टिक्स तो एस है आपका, यहाँ पे एस इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक, एस है टेस्ट स्टैटिस्टिक। अरे एस तो फिक्स था नहीं, एस फिक्स था, एक मिनट रुको रुको, अभी हम बात करते हैं, एस तो हमारा फिक्स है ना। तो अंडर एच वन देखो एस का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल एन कॉमा, अब क्या लोगे, तो अंडर एच वन बात कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस, तो ये हम लोग एस जो लिखे थे, इसने क्या बोला था, कंसिडर टेस्ट दैट इज दिस वर्सेस वेयर एस इज कार्डिनलिटी ऑफ सेट एक्स आई दैट इज मोर देन थीटा नॉट। तो बट ये था कि मुझे ये अंडर एच नॉट था, ठीक है, दिस वी वर टॉकिंग अंडर एच नॉट, ठीक है, ये वहाँ लिखा है अंडर एच नॉट, ऐसा था ना, क्योंकि अंडर एच नॉट मुझे पता है कि थीटा नॉट, देखो अंडर एच नॉट क्या हो रहा है, थीटा नॉट के पीछे की प्रोबेबिलिटी हाफ, आगे की हाफ। अंडर एच वन क्या हो रहा है, अंडर एच वन थीटा के पीछे की प्रोबेबिलिटी हाफ, आगे की प्रोबेबिलिटी हाफ, जो कि थीटा अननोन है यहाँ पे। तो जब मैं एस का डिस्ट्रीब्यूशन लिखूंगा तो क्या होगा, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी एक्स आई मोर देन थीटा नॉट। ध्यान से देखो यहाँ भी था, लेकिन यहाँ हाफ हो गया बिकॉज अंडर एच नॉट, ये हाफ क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो अंडर एच वन एस का ये डिस्ट्रीब्यूशन है एन कॉमा बाइनोमियल एक्स आई मोर देन थीटा नॉट। अब मैं ये कह रहा हूँ एक्स आई मोर देन थीटा नॉट डिपेंड करेगा एफ पे, क्योंकि एफ का मीडियन थीटा है ना, तो एफ पे ये डिपेंड करेगा। अब
इसकी थीटा नॉट होगा या थीटा सा? नहीं, यहाँ थीटा नॉट ही है क्योंकि इन्होंने एस में तो थीटा नॉट ही दिया है। अब ये नहीं बोल सकते, देखो मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ, समझो यहाँ कहना ये चाह रहे हैं अंडर एच नॉट प्रोबेबिलिटी एक्स आई मोर देन थीटा नॉट इज हाफ, अंडर एच वन प्रोबेबिलिटी एक्स आई मोर देन थीटा नॉट इज नॉट हाफ। यू डोंट नो क्या है, ये आपको ठीक से समझना है, क्योंकि यहाँ एच नॉट में मीडियन थीटा नॉट है, तो भाई थीटा नॉट मीडियन है, थीटा नॉट से आगे पीछे कौन प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है। एच वन में मीडियन फिक्स ही नहीं है कि क्या है, एच वन में मीडियन फिक्स नहीं है क्या है, ठीक है, तो इसलिए अब इसको हाफ नहीं लिख सकते। तो दिस विल डिपेंड ऑन द पीडीएफ एफ। ये कैसे निकलेगा प्रोबेबिलिटी? अरे भाई ये तो निकालना जानते होगे ना, एक्स आई मोर देन थीटा नॉट कैसे निकलता है, इंटीग्रेशन थीटा नॉट से इन्फिनिटी, अगर पीडीएफ है तो एफ एक्स डी एक्स, यही होगा ना। तो चूंकि थीटा नॉट मीडियन था तो ये हाफ हो गया था, थीटा नॉट मीडियन नहीं है तो जरूरी थोड़ी हाफ है, तो पीडीएफ पे डिपेंड करेगा पीडीएफ क्या है, ये हाँ थोड़ा- सर। तो वो चीज़ है। सो तो ये कह रहा डज नॉट डिपेंड, तो ये गड़बड़ है ना। तो इसका मतलब है कि अंडर एच वन एस विल डिपेंड ऑन, है ना। सो दिस मैं कहना चाह रहा हूँ, दिस क्वांटिटी डिपेंड ऑन एफ, डिपेंड्स ऑन एफ, ठीक है, पीडीएफ। तो ये पीडीएफ पे डिपेंड कर रहा है, तो दैट्स व्हाई इट विल डिपेंड। तो कह रहा डज नॉट डिपेंड, तो ये भी गलत हो गया। पावर फंक्शन डिपेंड्स ऑन थीटा, द पावर फंक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा। अब आपसे पूछ रहा है पावर फंक्शन थीटा पे डिपेंड करेगी या नहीं करेगी, ये है। सो पावर फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पावर फंक्शन? Probability of A belongs to critical region given H नहीं, alternate. पावर फंक्शन अलग है और पावर ऑफ द टेस्ट अलग है, ठीक है, पावर फंक्शन अलग है और पावर ऑफ टेस्ट अलग है। तो पावर फंक्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट, ठीक है। तो रिजेक्टिंग एच नॉट क्या हो रहा है, एस मोर देन सी। सो प्रोबेबिलिटी एस मोर देन सी। अब ये दो पार्ट है इसके ना, पावर फंक्शन के फर्दर दो पार्ट होते हैं कि जब एच नॉट ट्रू है तो क्या होगा और एच वन ट्रू है तो क्या होगा। तो इसमें ये होगा प्रोबेबिलिटी एस मोर देन सी व्हेन एच नॉट इज ट्रू, प्रोबेबिलिटी एस मोर देन, तो ये हो गया साइज ऑफ टेस्ट, और ये होता है पावर ऑफ टेस्ट। पावर फंक्शन इन जनरल ये है। तो अब क्वेश्चन है कि यार दोनों डिपेंड करेगा थीटा या नहीं डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड ऑन थीटा और इट विल नॉट डिपेंड ऑन थीटा। तो अंडर एच वन अगर आप लोगे तो डिपेंड तो करेगी क्योंकि एच वन में थीटा फिक्स नहीं है, तो थीटा पे डिपेंड करेगी। अंडर एच नॉट डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है, तो इट विल डिपेंड ऑन थीटा। चेक करो, सी ऑप्शन सही होगा इसमें, चेक करो बताओ आंसर क्या है। इवन आप पावर फंक्शन देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप पावर ऑफ द टेस्ट निकाल रहे हो तब भी ओके है। आप पावर ऑफ द टेस्ट की बात करो, सो पावर ऑफ टेस्ट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी एस मोर देन सी गिवन एच वन इज ट्रू। तो एच वन इज ट्रू मतलब क्या, थीटा मोर देन थीटा नॉट, तो ये तो थीटा पे डिपेंड सी करना है इसको, दिस विल डिपेंड ऑन थीटा, ये थीटा पे डिपेंड करेगी, ठीक है। देखो बताओ, सर ऑप्शन सी है आंसर। ठीक है ना, तो थीटा पे डिपेंड करेगी ये। सर और एक डाउट था, हम्म ऐसा एक डाउट आया कि रैंडमाइज्ड टेस्ट और नॉन रैंडमाइज्ड टेस्ट ये दोनों कब कब यूज करें, मतलब? वो तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो समझ आएगा। जब क्रिटिकल रीजन साइज अचीव नहीं कर पाता है नॉन रैंडमाइज टेस्ट से, तब रैंडमाइज टेस्ट यूज़ करना पड़ता है। जैसे अगर सारे असाइनमेंट सॉल्व करोगे तो आपको एक दो क्वेश्चन उसमें मिलेगा। तो जैम में ऐसे क्वेश्चन आए नहीं है, गेट और नेट में आए हैं, है ना। मतलब पहले रैंडमाइज्ड टेस्ट यूज करना है, उसमें अगर नहीं अचीव हुआ तब। हाँ हाँ, जैसे एक क्वेश्चन गेट 2020 में आया, अगर तुम देखोगे तो गेट 2020 का ना, तो गेट का जो वो है ना, गेट वाला हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला था, मैंने ओपन ही नहीं किया ना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग गेट का इसमें ओपन नहीं किया हुआ है हमने।
आप हाइपोथेसिस गेट वाला, सीधा जैम वाला कर रहे हैं ना, गेट वाला सॉल्व करो, उसमें मिलेगा। ठीक है, तो गेट वाले में आएगा। हाँ, गेट का टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस वाला हमने असाइनमेंट आई थिंक वो नहीं किया ना, भेजा हुआ है ना, लेकिन वो ओपन नहीं किया हमने, तो उसमें है वो क्वेश्चन। अभी इसके डाउट पे आते हैं सौरभ के। मैं कह रहा हूँ गेट 2020 में टेस्टिंग के सारे क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है उसमें, ठीक है, रैंडमाइज टेस्ट पे, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, पैरामेट्रिक टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस वाले क्वेश्चन देखना। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, तो आपको खुद समझ आएगा ये तो सॉल्व होगा या नहीं होगा, तो इसमें रैंडमाइज टेस्ट यूज़ होगा। तो पहले सॉल्व करो फिर पूछना। बताओ भाई सौरभ, तुम्हारा क्या है इसमें? अच्छा, आपके बाहर के डाउट इसमें ओके। जी सर मैट्रिक्स का पहले सर क्वेश्चन तो इसमें जो है ना, एक मिनट में तुम्हें दिखाता हूँ क्वेश्चन, ग्रुप में भेजा होगा गेट 2000 है ना, गेट वाले सारे PYQ जो है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस वाले जो हैं, हाइपोथेसिस गेट का ना। तो ये बैठ के सॉल्व करो। हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाले में कितने क्वेश्चन है टोटल? देखो जैम का तो करना ही है, गेट का भी साथ में सॉल्व कर लो। और आता हूँ भाई सौरभ तुम्हारे क्वेश्चन पे। तो अभी ये है ना, जैसे इसको बैठ के सॉल्व करो। अच्छा, आप इसी का क्वेश्चन उठाए तो मैं समझ गया। तो ये जो है ना, ये जो है, ये गेट का है ना 19 से 25 वाला जो असाइनमेंट है, तो इसको बैठ के सॉल्व करो। मतलब जैम वाला भी करो, गेट वाला भी करो, टाइम मिले तो नेट वाला भी करो। लेकिन नेट में बहुत कुछ ज़्यादा है, तो उन टॉपिक्स को इग्नोर करना जो आपके सिलेबस से मैच ना करे या आपके सिलेबस के लेवल का ना हो। ठीक है, तो ये भी बैठ के सॉल्व करो। तो ये सब सॉल्व करोगे तो समझ आएगा, है ना। तो ये सब है ना पैरामेट्रिक टेस्ट है, तो ये सब बैठ के सॉल्व करो। ना समझ आए तो पूछना, बट उसके लिए सॉल्व करोगे तभी तो समझ आएगा कि पूछना है कि नहीं पूछना। वैसे सारे डाउट है, ये रैंडमाइज टेस्ट के क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देखो समझ आएगा। ये वाला कह रहा था मैं, तो इसको सॉल्व करोगे, प्लस ट्राई करके देखो, नहीं होगा फिर बताऊंगा, बट उसके लिए पहले ट्राई करना पड़ेगा तुम्हें। ये तो नॉन पैरामेट्रिक का है, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट, जो कि आपके सिलेबस में तो नहीं है। ठीक है, जो भी सिलेबस के हैं वो सॉल्व करो। P वैल्यू जैसे इस तरह क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये सब सॉल्व करके आओ। इसमें कितने क्वेश्चन है, ज़्यादा तो नहीं है। बस हो गया। टोटल 32 क्वेश्चन जैम वाले में है, गेट वाले में है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के, है ना। तो बैठ के सॉल्व करो तभी कुछ होगा, नहीं करो। इसमें अराउंड 60-65 क्वेश्चन था, है ना। तो इसमें टोटल ठीक है, तो इसमें टोटल 64 क्वेश्चन है। हाँ, 64 उधर है, 32 उधर है, अराउंड सब मिला के लगभग 100 क्वेश्चन है, 90 के आसपास। ठीक है, इसके डाउट पे आते हैं, सौरभ के डाउट पे फिर। तुम्हारा क्या भाई, इसका 48 उसका रह गया था, क्या है 48 में भाई? इसमें 48 था ना। ढंग से कंप्लीट करो, निपटाओ सारे क्वेश्चन बैठ के, थोड़ा टाइम दो, फ़ोन उन बंद करके प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो इतना टाइम वेस्ट करते हैं बच्चे ना फ़ोन में। सो इसमें क्या है 48 में? ये भी ऐसे ही है, हालांकि क्वेश्चन तो अच्छा है, बट तुम्हें सिंप्लीफाई करना है। x1 x2 xn be a random sample from normal mu1 distribution, जहाँ म्यू रियल नंबर है, अननोन है, एंड टू टेस्ट द हाइपोथेसिस h नॉट वेर म्यू इज 0 अगेंस्ट म्यू इज डेल्टा। तो बीटा डिनोट द पावर ऑफ द साइज अल्फा टेस्ट दैट रिजेक्ट h नॉट, जहाँ x बार मोर देन c अल्फा है। तो पूछ रहा है द फॉलोइंग इज ट्रू। जब हम डेल्टा को फिक्स कर देंगे तो बीटा इंक्रीज करेगी अल्फा के रिस्पेक्ट में, जब हम अल्फा को फिक्स करेंगे तो बीटा इंक्रीज करेगी डेल्टा के रिस्पेक्ट में। तो डेफिनेशन लिख के देखना है, डेफिनेशन लिखो इसमें, ऐसे कुछ मुश्किल है नहीं। बस क्या इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या डेफिनेशन होता है, ये तो सिंपल है। मतलब उसमें थोड़ा सा ट्राई करने की ज़रूरत है इसको।
क्या ही ऐसा है, एच नॉट में म्यू बराबर 0 और H1 में म्यू बराबर डेल्टा, जहाँ डेल्टा पॉजिटिव है, ठीक है। तो बीटा इज द पावर ऑफ द टेस्ट, तो बीटा जो है वो पावर है, पावर ऑफ टेस्ट, ठीक है। सो बीटा जो है पावर ऑफ टेस्ट है। हाँ जी, तो किसका रह गया था, हाँ। तो इसमें क्या है देखो, अप्लाई करो पावर, क्या क्या फॉर्मूला होता है, रिजेक्टिंग एच नॉट, तो यहाँ है एक्स बार मोर देन सी अल्फा गिवन H1 इज ट्रू, तो म्यू इज इक्वल टू डेल्टा, ये है ना, ये पावर है। और अल्फा क्या है, अल्फा तो साइज है ना, तो इसमें अल्फा है साइज, तो साइज डेफिनेशन यूज करो अल्फा का, तो अल्फा जो है साइज ऑफ टेस्ट, ठीक है। तो साइज ऑफ टेस्ट क्या है, तो यहां से आएगा आपके पास साइज क्या होता है, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, यही है। अब बस आपको ये तीन चीजें कंपेयर करनी है ना, अल्फा बीटा और डेल्टा, है ना। तो फॉर द फिक्स वैल्यू ऑफ डेल्टा, डेल्टा फिक्स है, तो पहला ऑप्शन जरा ठीक से समझो, ये कहना क्या चाह रहा है कि डेल्टा को फिक्स रखो, बीटा इंक्रीजेज व्हेन अल्फा इंक्रीजेज, का मतलब है कि मान लो अल्फा 1 लेस देन अल्फा 2 है, ठीक है। मान लीजिए ऐसा है कि अल्फा 1 लेस देन अल्फा 2 है, तो बीटा 1 लेस देन बीटा 2 होगा, ये आपको चेक करना, यस और नो। इसका आंसर यस आया तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मतलब अल्फा इंक्रीजेज देन बीटा इंक्रीजेज। और इसका मतलब है, इसको अगर देखेंगे आप, तो इसका क्या मतलब है कि फॉर द फिक्स वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा इंक्रीजेज एज डेल्टा इंक्रीजेज, तो अगर मैं डेल्टा को इंक्रीज कर दिया
तो हमें चेक करना है बीटा इंक्रीज कर रही है क्या, ये चेक करना आपको, और बाकी उसका अपोजिट है। तो है ना, या तो ये सही होगा या ये सही होगा। तो AC में से एक सही होगा, है ना, AC में एक सही होगा और BD में एक सही होगा। बाकी इसका मतलब लिखोगे तो यही चीज़ है कि फॉर फिक्स डेल्टा बीटा डिक्रीजेज एज अल्फा इंक्रीजेज। तो अल्फा को इंक्रीज कराएंगे तो बीटा डिक्रीज कर जाएगी, तो अपोजिट साइन हो जाएगा, ये है। और ये कह रहा है कि डेल्टा इंक्रीज कराएंगे बीटा इंक्रीज कर जाएगी। सो ऐसा है, डेल्टा 1 लेस देन डेल्टा 2 तो बीटा डिक्रीज करेगी, तो अपोजिट साइन हो जाएगा। इंक्रीजिंग में सेम साइन रहता है, यहाँ अपोजिट साइन। तो ये आपको टेस्ट करना है एक्चुअली, ये मैथमेटिकली है। अब आप सोचेंगे ये बीटा 1 बीटा 2 कहाँ से आएगा, तो कुछ नहीं, बीटा ही है, बस तुम्हें चेंज करना है उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे अगर मैं लिख दूं कि ये जो बीटा 1 लिखा गया है जहाँ पे क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे ना। क्वेश्चन अच्छा है हालांकि ना, इसको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से एनालाइज करो, तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, जैसे बीटा 1 लिखूंगा ना, तो बीटा 1 का मतलब होगा यहाँ पे, जैसे मतलब पहला ही मैं टेस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ अल्फा फिक्स था, है ना, फिक्स वैल्यू ऑफ डेल्टा फिक्स था, नहीं डेल्टा फिक्स है, डेल्टा चेंज नहीं होगा। तो बीटा 1, तो बीटा 1 है, अच्छा अल्फा की ज़रूरत ही नहीं थी, अल्फा तो यहीं से, अच्छा पहले इससे ही काम हो जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, इससे ही काम हो जाएगा हमारा, मतलब इसका कोई ज़रूरत नहीं है ना, दिस इज़ नॉट नीडेड। बाकी ठीक है ना, पहले वाले से ही काम हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये बीटा 1 एक्चुअली होगा प्रोबेबिलिटी x बार मोर देन C अल्फ़ा गिवन। तो यहाँ कह रहे हैं कि हम अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं ना, तो बीटा 1 अल्फ़ा 1 के करस्पॉन्डिंग होगा, इसका मतलब बीटा 1 जो है अल्फ़ा 1 के करस्पॉन्डिंग होगा। जब डेल्टा फिक्स है तो डेल्टा को हमें कोई चेंज नहीं करना, डेल्टा फिक्स है ना पहले ऑप्शन में, मैं पहले ऑप्शन डिस्कस कर रहा हूँ। और बीटा 2, क्योंकि अल्फ़ा 1 के करस्पॉन्डिंग बीटा 1, अल्फ़ा 2 करस्पॉन्डिंग बीटा 2, ये कहने का मतलब है। सो प्रोबेबिलिटी x बार मोर देन C अल्फ़ा 2 म्यू इज इक्वल टू डेल्टा 2, इन दोनों को आपको कंपेयर करना है। तो यहाँ पे आप ये मान लो कि अल्फ़ा 1 आपने क्या ले रखा है, लेस देन अल्फ़ा 2 ले रखा है। सर इसमें डेल्टा ही होगा ना सेकेंड वाले में? हाँ हाँ डेल्टा ही होगा, क्योंकि डेल्टा फिक्स है ना, तो इसीलिए डेल्टा फिक्स है, तो डेल्टा चेंज नहीं करना हमें। तो हमने मान लिया ये। अब इन दोनों में आपको रिलेशन ढूंढना है कि अगर अल्फ़ा 1 मान लिया मैंने अल्फ़ा 2 है, तो क्या रिलेशन होगा बीटा 1 बीटा 2 में, ये हमें ढूंढना है। तो अब इसमें थोड़ा सा और चेक देखो। सो अभी इसको हटाते हैं, समझिए अब यहाँ पे। सो इसका क्रिटिकल रीजन क्या था, क्रिटिकल रीजन था x बार मोर देन C1, राइट साइडेड रीजन है ये। तो जैसे मान लो अभी के लिए हमने माना है अल्फ़ा 1 लेस देन अल्फ़ा 2 है, ध्यान दो। तो अल्फ़ा 1 लेस देन अल्फ़ा 2 है, तो अल्फ़ा 1 की प्रोबेबिलिटी कम रखनी है और अल्फ़ा 2 की ज़्यादा रखनी है। तो C अल्फ़ा 1 यहाँ होगा, तो ये अल्फ़ा 1 है, और ये C अल्फ़ा 2, तो ये पूरा अल्फ़ा 2 है ना। ये समझ आता है ना, कहना क्या चाह रहा हूँ। जब C अल्फ़ा 2 लिख रहा हूँ, यहाँ मैं अगर C अल्फ़ा 2 लिख रहा हूँ, तो ये पूरी प्रोबेबिलिटी अल्फ़ा 2 रहेगी, रेड वाली, ठीक है। और ये जो मैं अभी इस कलर ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ, ये जो है, तो ये सिर्फ अल्फ़ा 1 है, ठीक। तो अल्फ़ा 1 लेस देन अल्फ़ा 2 है, तो समझो यहाँ पे अब ठीक से आप, हमने माना अल्फ़ा 1 लेस देन अल्फ़ा 2, तो अल्फ़ा 1 ये प्रोबेबिलिटी है, अल्फ़ा 2 ये पूरी प्रोबेबिलिटी है, तो अल्फ़ा 1 छोटी है, तो इसका मतलब C अल्फ़ा 1 C अल्फ़ा 2 में क्या रिलेशन है, C अल्फ़ा 1 C अल्फ़ा 2 नंबर है, तो अल्फ़ा 1 लेस देन अल्फ़ा 2, तो C अल्फ़ा 1 और C अल्फ़ा 2 में क्या रिलेशन है, C अल्फा 1 ग्रेटर देन C अल्फा 2 होगा। हाँ, क्योंकि राइट साइड में नंबर लाइन पे है, तो ऐसा होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, तो जब C अल्फ़ा 1 ग्रेटर देन C अल्फ़ा 2 है, तो प्रोबेबिलिटी x बार मोर देन C अल्फ़ा 1 और प्रोबेबिलिटी x बार मोर देन C अल्फ़ा 2, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा ये ढूंढो आप। इस बीच में क्या लिखेंगे हम, बस यहीं पे आंसर आ जाएगा हमारा। डेल्टा तो फिक्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है डेल्टा से हमें। आपको क्या सर लगता है, अल्फा 1 वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा होगी और है ना? अल्फा 2 की कम होगी, क्योंकि मतलब इस पॉइंट के आगे की प्रोबेबिलिटी, C अल्फ़ा 1 के आगे की प्रोबेबिलिटी और C अल्फ़ा 2 के आगे, किसके आगे की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, सर C अल्फा 2 के आगे की ज्यादा है। तो ये हो जाएगा लेस देन साइन, है ना, ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ना,
अगर गिवन एच नॉट गिवन डेल्टा नॉट लगाता तब भी कोई दिक्कत, गिवन डेल्टा लगाता तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई डेल्टा तो सेम ही है तो इफेक्ट क्रिएट करना ही नहीं है। तो ये है बीटा 1 और ये है बीटा 2, तो ये प्रूव हो गया यहाँ पे। तो इससे मैंने क्या प्रूव कर दिया कि जब क्या प्रूफ हुआ इससे कि जब अल्फा जो है इंक्रीज कर रही है तो बीटा भी इंक्रीज करेगी। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। तो पहला सही हो गया तो सी वाला गलत है क्योंकि उसी का अपोजिट है ना। उसमें कह रहा है कि फिक्स डेल्टा है तो बीटा इंक्रीज करेगी जब अल्फा इंक्रीज करेगी, और सी कह रहा है कि अल्फा इंक्रीज करेगी बीटा डिक्रीज करेगी, तो अपोजिट है। तो बी डी में एक सही होगा। अब सेम चीज़ अब बी में लगाना, बी के लिए देखो काम करता हूँ मैं, तो बी ऑप्शन के लिए काम करेंगे तो मुझे क्या चाहिए, अब बी कह रहा था है ना, अब अल्फा फिक्स है, अल्फा फिक्स है, डेल्टा में चेंज आएगा, ठीक है। तो अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ लेट बी ऑप्शन के लिए, है ना, दिस वाज फॉर ऑप्शन ए। अब मैं बी ऑप्शन के लिए काम कर रहा हूँ, डेल्टा 1 लेस देन डेल्टा 2। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग जो बीटा 1 बनेगा ना, देखो अब जो बीटा 1 बनना है वो ये है, प्रोबेबिलिटी एक्स बार मोर देन सी अल्फा गिवन म्यू इज डेल्टा 1, मतलब डेल्टा 1 के करस्पॉन्डिंग बीटा 1 है, और बीटा 2 होगा प्रोबेबिलिटी एक्स बार मोर देन सी अल्फा व्हेन म्यू इज इक्वल टू डेल्टा 2। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, तो मतलब डेल्टा 1 लेस देन डेल्टा 2, अब इन दोनों को कंपेयर करना है हमें ऐसा। तो ठीक है, अल्फा 1 लेस देन अल्फा 2 था, तो ये रिलेशन हमने इस्टेब्लिश कर दिया है। अब मुझे इसके रिस्पेक्ट में चेक करना है कि बीटा 1 बीटा 2 में क्या रिलेशन होगा। अब सोचो आप, तो थोड़ा सा इसको मुझे जेड में लाना पड़ेगा तभी समझ आएगा, ठीक है, क्योंकि सी अल्फा तो दोनों में फिक्स है यहाँ पे, तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 में चेंज आएगा। तो इसको मैं जेड में कन्वर्ट करता हूँ, एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट एन, सिग्मा 1 है सो 1 बाई रूट एन, ये आएगा मोर देन सी अल्फा माइनस डेल्टा 1 1 बाई रूट एन। यहाँ भी ऐसे ही होगा, प्रोबेबिलिटी एक्स बार माइनस डेल्टा 2 एंड 1 बाई रूट एन मोर देन सी अल्फा माइनस डेल्टा 2 अपॉन 1 बाई रूट एन, ये आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया, अब ये तो बन जाना है z, तो z मोर देन सी अल्फा माइनस डेल्टा 1, है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो रूट एन टाइम सी अल्फा माइनस डेल्टा 1, और ये हो गया z मोर देन रूट एन टाइम सी अल्फा माइनस डेल्टा 2। अब इसको फाई के टर्म में लिख लो, बेटर रहेगा। तो अब या खुद से कंपेयर कर लो किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे अगर आपसे पूछे, चलो यहाँ से ऐसे ही देख लेते हैं, या तो फाई में ले आओ या ऐसे ही देख लो। तो ऐसे आप देखोगे तो एक काम करते हैं, अब देखो सी अल्फा माइनस डेल्टा 1 सी अल्फा माइनस, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन होगा, डेल्टा 1 लेस डेल्टा 2, मैं उसको कंपेयर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे पहले इन दोनों नंबर को कंपेयर करना पड़ेगा, तो भी तो पता चलेगा। तो बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन है। सर सी अल्फा माइनस डेल्टा 1 लेस देन सी अल्फा माइनस डेल्टा 2। ये सेम साइन रहेगा, नहीं सर, साइन अपोजिट अपोजिट हो जाएगा, है ना, अपोजिट क्योंकि होगा। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपोजिट हो जाएगा। अब सोचो ये नंबर जो है ना, तो वैसा देख लो, या फाई के टर्म में भी सोच सकते हो आप, कई सारे ऑप्शन थे। इसको और थोड़ा मैं लिखता तो फाइव में भी इसको ला सकते थे। तो एक काम करता हूँ, या तो इससे भी ना, तो इससे भी सोच सकते हो, नहीं तो फाइव में ले आओ। फाइव में अगर ले आओगे तो ये बन जाएगा, पता है क्या होगा, लेस देन है ना, तो 1 माइनस फाइव, तो उल्टा कर देता हूँ साइन, तो ये हो जाएगा रूट एन डेल्टा 1 माइनस सी अल्फा, और ये हो जाएगा फाइव रूट एन डेल्टा 2 माइनस सी अल्फा। चेक करो ठीक से, क्योंकि लेस देन होता डायरेक्ट फाइव लगता, तो 1 माइनस होगा, अब 1 माइनस फाइव के फाइव ऑफ माइनस के, तो अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यही चेक कर लेते, चलो इधर ही काम कर लेते हैं। तो हमने अज्यूम किया था डेल्टा 1 लेस देन डेल्टा 2, तो यहाँ से डेल्टा 1 माइनस सी अल्फा लेस देन डेल्टा 2 माइनस सी अल्फा, तो रूट एन डेल्टा 1 माइनस सी अल्फा रूट एन डेल्टा 2 माइनस सी अल्फा, एंड इन दोनों में अब फाइव तो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो फाइव ऑफ रूट एन डेल्टा 1 माइनस सी अल्फा लेस देन फाइव ऑफ रूट एन डेल्टा 2 माइनस सी अल्फा। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि बीटा 1 लेस देन बीटा 2। चेक कर लो एक बार, सही कैलकुलेशन है। सो फाइनल ये आ गया आपका। तो इससे भी ये प्रूव हो गया कि बीटा 1 लेस देन बीटा 2 है।
और वैसे भी देखते इसके साथ कंपेयर करते तब भी आंसर तो वही आता। तो इसके हिसाब से जब कौन सा होगा, इंक्रीज है ना, ए बी सही हो गया ना, चेक करो आंसर की, देख लेना क्या है। तो ये मेरे हिसाब से ए बी सही हो गया, डी आउट हो गया। तो ऑप्शन ए एंड बी आर ट्रू। ठीक है, ठीक है फिर चलो, इसको ठीक से समझ लो, बस वही है, थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, है ना, ये थ्योरेटिकल हो गया है, तो बस कंपेयर करना था उसके अकॉर्डिंग, है ना। डेल्टा वन है करस्पॉन्डिंग बीटा वन, डेल्टा टू यहाँ पे, है ना, इस तरह से। ये और भी तरीके हो सकते हैं, तो अभी के लिए मैंने यही लिया है, बाकी डिफरेंशिएशन वाले तरीका भी देख सकते हो। ठीक है जी, यस सर। ओके ठीक है, चलो अब बाकी इनके डाउट पे सर आते हैं, सौरभ के। हाँ वो जो नॉन पैरामेट्रिक वाला पीवाईक्यूज है सर, उसमें 2019 से लेकर 2024 तक ही सॉल्व करना है ना हमें? 25 तक क्यों नहीं 25 करना तक। है, अभी हाँ 5 का भेजा है 25 ना तक। मैंने, तब बना नहीं था, अभी बना है ना, अभी देखो अभी भेजा है ग्रुप में मैंने। अभी चेक करो ग्रुप में भेजा था, अभी 5 से पहले क्या पुराने साल वाला था ना, इस वाला बना नहीं था, अभी भेजा ना, देखो हाइपोथेसिस नॉन पैरामीटर सब 25 तक का है, 24 तक का क्यों करना, 25 का भी सॉल्व करना, वेबसाइट पेपर देख लो ना, वो वेबसाइट या तो डाउनलोड करके। एनीवे चलिए आप सौरभ आपके क्वेश्चन पे आते हैं। तो